कभी कभी लगता है कि ये सिलेबस, ये संविधान, ये सब मुझसे नहीं होगा। इतना सब कुछ याद कैसे रहेगा? घर पे पापा की उम्मीदें हैं, माँ की खामोश आंखों में सवाल हैं। बेटी की नौकरी कब लगेगी? राधिका, डरना जरूरी है। डर ये बताता है कि तुम्हारा सपना तुम्हारे लिए कितना कीमती है। लेकिन एक बात याद रखना, हम यहां सिर्फ पन्ने पलटने नहीं आए हैं, हम यहां अपनी तकदीर बदलने आए हैं। तुम्हें पता है, जब एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट मारता है तो पत्थर को दर्द होता है, लेकिन जो पत्थर दर्द सह लेता है वही भगवान की मूरत बनता है। तुम वही पत्थर हो राधिका। और आज हम जिस टॉपिक को छूने जा रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटी नहीं है, वो इस देश के लोकतंत्र की धड़कन है। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। आज हम संविधान के आर्टिकल 168 से 212 तक का सफर तय करेंगे। और मेरा वादा है तुमसे, इस क्लास के खत्म होने तक ये संविधान तुम्हारी रगों में दौड़ेगा। तुम एग्जाम हॉल में बैठोगी तो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। क्या तुम तैयार हो अपने पिता के उस बूढ़े होते चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी कलम से अपनी जीत की कहानी लिखने के लिए? जी सर, मैं तैयार हूँ। मुझे बस जीतना है। दैट्स द स्पिरिट। तो चलो शुरू करते हैं मान एजुकेशन का सबसे ऐतिहासिक अध्याय, द फाउंडेशन, आर्टिकल 168। देखो राधिका, जैसे दिल्ली में संसद नाम का एक बहुत बड़ा बंगला है जहां पूरे देश के फैसले होते हैं, वैसे ही हमारे राज्यों में भी एक घर होता है। उस घर को हम कहते हैं राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। अब अपनी आंखें बंद करो और सोचो, संविधान निर्माता जब ये किताब लिख रहे थे तो वो भाग 6 तक पहुंचे। उन्होंने आर्टिकल 168 में कलम उठाई और कहा, हर राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। सर, तो क्या आर्टिकल 168 सिर्फ इतना ही कहता है? नहीं, यही तो खेल है। आर्टिकल 168 ये बताता है कि ये घर बनेगा किन लोगों से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल के 3 अंग हो सकते हैं: राज्यपाल, घर का मुखिया, विधानसभा जिसे हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, विधान परिषद जो हर राज्य में नहीं होती। सर, एक मिनट, राज्यपाल तो कार्यपालिका का हिस्सा है ना? वो विधायिका में क्या कर रहे हैं? शाबाश, बहुत ही गहरा सवाल। राधिका, याद करो आर्टिकल 79। जैसे संसद राष्ट्रपति के बिना अधूरी है, वैसे ही विधानमंडल राज्यपाल के बिना अधूरा है। कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल उस पर साइन न कर दे। इसीलिए गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं जो सीधा यूपीपीएससी प्री 2018 और आरपीएससी आरएएस 2021 में आया था। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन: भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। बताओ राधिका, इसका सही जवाब क्या होगा? सोच समझकर। सर, ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि आपने कहा जहाँ विधान परिषद है वहाँ तीनों मिलेंगे और जहाँ नहीं है वहाँ राज्यपाल और विधानसभा। बिल्कुल सही। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर तो सवाल हलवा है। लेकिन राधिका, यहाँ एक ट्विस्ट है। भारत के सभी राज्यों में 2 कमरे नहीं हैं। अधिकतर राज्यों में सिर्फ 1 कमरा है, विधानसभा। जिन राज्यों में 2 सदन यानी बाईकैमरल हैं, उनके नाम याद रखना लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन मेरे पास एक जादुई ट्रिक है। सर प्लीज बता दीजिए, ये हमेशा मिक्स हो जाता है। इसे याद रखने का मंत्र है कुंभट। कल्पना करो एक कुंभ का मेला लगा है। के, कर्नाटका, यू, उत्तर प्रदेश, एम, महाराष्ट्र, बी, बिहार, ए, आंध्र प्रदेश, टी, तेलंगाना। सिर्फ इन्हीं 6 राज्यों में द्विसदनीय यानी बाईकैमरल व्यवस्था है। बाकी सब जगह 1 सदन है। नोट: जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद वहां की स्थिति बदल गई है। अभी हम इन 6 पर फोकस करेंगे जो एक्टिव हैं। सर, ये तो कुंभट से हमेशा याद रहेगा। रुको, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। एक सवाल जो बीपीएससी 66 री एग्जाम 2020 में आया था, उसे देखते हैं कि तुम भसपाती हो या नहीं। प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी अपर हाउस या काउंसिल नहीं है? ए, महाराष्ट्र, बी, कर्नाटका, सी, पश्चिम बंगाल, डी, बिहार। सर, कुंभट ट्रिक लगाऊं तो एम से महाराष्ट्र है, के से कर्नाटक है, बी से बिहार है, लेकिन इसमें वेस्ट बंगाल कहीं नहीं है, तो जवाब सी, पश्चिम बंगाल होगा। ब्रिलियंट।
तुम तो एक ही बार में पकड़ रही हो। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, हालांकि वहां प्रस्ताव लाया गया है, पर अभी बनी नहीं है। राधिका, एक बात बोलूं? अभी जो तुमने ये जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुमने हजारों बच्चों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन राधिका, यूट्यूब पर हजारों बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, पर वो एक गलती करते हैं। क्या गलती सर? वो क्लास देखते हैं, सीखते हैं, एग्जाम क्रैक करने का सपना भी देखते हैं, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। देखो दोस्तों, ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक परिवार है। मान एजुकेशन का मकसद हर उस घर में शिक्षा पहुंचाना है जहां कोचिंग की फीस भरने के पैसे नहीं हैं। अगर आपको राधिका की तरह एक ही बार में सब समझ आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, एक शिकायत है मुझे, आप लोग वीडियो देखते हो पर कमेंट नहीं करते। राधिका, तुम ही बताओ, जब तुम सवाल का जवाब देती हो और मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं तो कैसा लगता है? सर, बहुत मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। बस मुझे भी वही मोटिवेशन चाहिए। दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि ये सिनेमैटिक क्लास आपको कैसी लग रही है। आपकी एक कमेंट हमारी टीम की पूरी रात की मेहनत की थकान मिटा देती है। तो वीडियो को लाइक करो और अभी कमेंट बॉक्स में लिखो मिशन सिलेक्शन। नेक्स्ट देखो, क्रिएशन एंड अबॉलिशन आर्टिकल 169। अब चलते हैं आर्टिकल 169 की तरफ। ये संविधान का सबसे जादुई आर्टिकल है। राधिका, क्या हम किसी कमरे को गायब कर सकते हैं या नया कमरा बना सकते हैं? सर, रियल लाइफ में तो तोड़फोड़ कर सकते हैं। बिल्कुल। संविधान में आर्टिकल 169 संसद यानी पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकती है और खत्म यानी एबॉलिश भी कर सकती है। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये सवाल यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2017 के लेवल को टच करता है। संसद अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकती। पहल यानी इनिशिएटिव राज्य को करनी पड़ेगी। प्रोसेस को विजुलाइज करो। मान लो राजस्थान को विधान परिषद चाहिए। राजस्थान की विधानसभा यानी असेंबली एक प्रस्ताव पास करेगी। ये प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, यानी कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और वोट देने वालों का 2/3। फिर ये प्रस्ताव जाएगा दिल्ली संसद भवन। संसद इसे साधारण बहुमत से पास कर देगी। जैसे ही संसद पास करेगी, बूम, विधान परिषद बन जाएगी। सर, ये विशेष और साधारण में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसे ऐसे समझो, विधानसभा बेटा है और संसद पापा है। बेटे को अगर महंगी बाइक यानी परिषद चाहिए तो उसे घर में बहुत रोना धोना यानी स्पेशल मेजॉरिटी ज्यादा जोर करना पड़ेगा। लेकिन पापा के लिए बाइक दिलाना बाएं हाथ का खेल है, यानी सिंपल मेजॉरिटी, बस साइन कर दिया। अब बताओ, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2019 में आया था। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है? ये तो बहुत आसान है सर, आर्टिकल 169। गुड। अब एक टफ सवाल जो यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया। ध्यान से सुनना, इसमें ट्रिक है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? ए. अनुच्छेद 368, बी. अनुच्छेद 69, सी. अनुच्छेद 269, डी. अनुच्छेद 169। सर, जाहिर सी बात है डी 169 होगा। लेकिन सर, एक डाउट है, क्या ये संविधान संशोधन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 माना जाता है? क्या बात है राधिका, तुमने तो मेरे अगले पॉइंट को ही पकड़ लिया। यही तो वो पॉइंट है जहां 90% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। आर्टिकल 169(3) साफ साफ कहता है कि इस काम के लिए किया गया बदलाव आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि संसद इसे साधारण बहुमत से करती है। तो एग्जामिनर अगर स्टेटमेंट दे कि विधान परिषद बनाने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन जरूरी है, तो तुम क्या करोगी? मैं उसे गलत, फॉल्स कर दूंगी। बिल्कुल सही। तुम अब एक योद्धा की तरह सोच रही हो। सर, जिस तरह आप अभी पढ़ा रहे हैं, मेरे दिमाग में विधानमंडल की पूरी बिल्डिंग बन गई है। काश भूगोल में भी मुझे पहाड़ और नदियां ऐसे ही दिखाई देते। वो रटने में बहुत दिक्कत होती है। राधिका, रटना तो पाप है और तुम्हारी इसी समस्या का समाधान मैंने कर दिया है। तुम्हें पता है, टेस्ट क्यू ऐप पर हमने सिनेमैटिक ज्योग्राफी कोर्स लॉन्च किया है। सिनेमैटिक मतलब मूवी जैसा? हाँ, जैसे अभी तुम पॉलिटी की फिल्म देख रही हो, वैसे ही उस कोर्स में हर नदी, हर पठार को हमने ड्रोन शॉट्स और 3D एनिमेशन से समझाया है। तुम रटोगी नहीं, तुम भारत दर्शन करोगी। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्स एनसीईआरटी पर आधारित है, जो किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है। अरे वाह! लेकिन सर, प्रैक्टिस का क्या? टेस्ट क्यू ऐप का नाम ही टेस्ट है। इस कोर्स के साथ 350+ भारत भूगोल के टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। तब तो मैं क्लास खत्म होते ही डाउनलोड करूंगी। बिल्कुल करना। और हाँ, इंडियन पॉलिटी के ये जो शानदार कलरफुल नोट्स जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये भी वहाँ टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स को फ्री मिल रहे हैं।
और रोज डेली फ्री क्विज देना मत भूलना, वो तुम्हारी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दो। तो कंपोजिशन ऑफ असेंबली आर्टिकल 170। चलो, प्रमोशन हो गया, अब वापस मिशन पर लौटते हैं। अब हम बात करेंगे उस सदन की जहां असली पावर होती है, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे परिभाषित किया गया है आर्टिकल 170 में। राधिका, एक सवाल MPPSC 2019 में आया था। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सर शायद अधिकतम 500। कॉन्फिडेंस रखो, तुम सही हो। आर्टिकल 170 कहता है मैक्सिमम यानी अधिकतम 500 सीटें, मिनिमम यानी न्यूनतम 60 सीटें। लेकिन सर गोवा और सिक्किम तो बहुत छोटे हैं, क्या वहाँ 60 लोग हैं? यही तो कैच है। संविधान में नियम है तो अपवाद भी हैं। कुछ राज्यों को आर्टिकल 371 की सीरीज में छूट मिली है, जैसे सिक्किम सिर्फ 32 सीटें हैं, गोवा 40 सीटें, मिजोरम 40 सीटें। एग्जामिनर तुम्हें यहीं फंसाएगा। वो पूछेगा न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए, इसका अपवाद कौन सा राज्य है? तो याद रखना, सिक्किम का सिक्का छोटा है 32 और गोवा मिजोरम में 40-40 का आंकड़ा है। सिक्किम का सिक्का, सर ये तो कभी नहीं भूलूंगी। और चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इलेक्शन, यानी जनता खुद वोट डालती है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटकर। ध्यान रखना, 2017 के बाद से एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अब राज्यपाल किसी को मनोनीत नहीं करते विधानसभा में। ये अपडेटेड फैक्ट है, पुरानी किताबों में गलत मिलेगा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 104वां संशोधन। बिल्कुल। अब एक तूफानी सवाल जो RAS प्री 2021 और SSC CHSL 2020 में अलग अलग रूप में आया। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? A. 1951 की जनगणना, B. 1971 की जनगणना, C. 2001 की जनगणना, D. 2011 की जनगणना। बताओ राधिका, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सर सीटों की संख्या तो 1971 पर फिक्स की गई थी, लेकिन परिसीमन, उफ सर ये मिक्स हो रहा है। घबराओ मत, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। सीटों की कुल संख्या यानी टोटल सीट्स, ये 1971 की जनगणना पर आधारित है और ये 2026 तक फ्रीज है 84th संशोधन द्वारा। लेकिन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण यानी रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब किस सीट का एरिया कितना होगा, ये 2001 की जनगणना पर आधारित है 87 संशोधन द्वारा। अगर एग्जामिनर पूछे कुल सीटें तो 1971, अगर पूछे क्षेत्रों की सीमा तो 2001। सवाल में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स मोस्टली इम्प्लाइज टोटल नंबर पूछा जाए तो 1971 सेफ बेट है। लेकिन अगर डीलिमिटेशन स्पेसिफिकली पूछे तो 2001। ओहो, मतलब एग्जामिनर शब्दों से खेलता है। और हम एग्जामिनर के दिमाग से खेलेंगे, क्योंकि हम मान सर के स्टूडेंट हैं। तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल आर्टिकल 171। राधिका, अभी हमने विधानसभा यानी असेंबली का ढांचा देखा, लेकिन आर्टिकल 171 में जो विधान परिषद यानी काउंसिल का ढांचा है वो एक भूल भुलैया है। उसमें 1/3, 1/12, 1/6 का ऐसा गणित है कि अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस चक्कर खा जाएंगे। वहां टीचर भी वोट डालते हैं, ग्रेजुएट भी वोट डालते हैं। क्या तुम्हें पता है, तुम भी विधान परिषद के चुनाव में वोट डाल सकती हो अगर तुम 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुकी हो। सच में सर, मुझे तो पता ही नहीं था। यही तो जादू है पॉलिटी का। राधिका, क्या तुम्हें मैथ्स पसंद है? सर बेसिक तो आता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से डर लगता है। डरना मना है, क्योंकि अब हम संविधान के सबसे बड़े गणितीय समीकरण यानी इक्वेशन को सुलझाने वाले हैं। आर्टिकल 171, विधान परिषद की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद है, हमने विधानसभा में देखा था कि जनता सीधे वोट करती है, लेकिन विधान परिषद यानी काउंसिल एक बैकडोर एंट्री है। यहाँ अलग अलग तरह के लोग अलग अलग रास्तों से आते हैं। सर आपने पिछले पार्ट में कहा था कि मैं भी वोट दे सकती हूँ। बिल्कुल, चलो इसे तोड़ते हैं। एक विधान परिषद में कुल सदस्य कितने होंगे? संविधान कहता है मैक्सिमम यानी अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 यानी 1/3। मिनिमम यानी न्यूनतम 40 से कम नहीं होने चाहिए। अब एक सवाल जो यूपीपीएससी प्री 2017 में आया था उसे देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? A 30, B 40,
सी 50, डी 60। सर अभी आपने बताया ऑप्शन बी 40 सही है। बिल्कुल, लेकिन रुको, यहां भी एक अपवाद था। जम्मू और कश्मीर जहां 36 सीटें थीं, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो वो अपवाद इतिहास बन गया। वर्तमान में जो 6 राज्य यानी KUMBAT हैं, वे सब इस नियम का पालन करते हैं। अब आते हैं उस जादुई पाई चार्ट पर। ये सदस्य आते कहां से हैं? इसे याद रखने का मेरा 5 फिंगर फॉर्मूला है। अपना हाथ आगे लाओ राधिका। 1/3 सदस्य लोकल बॉडीज द्वारा, यानी नगर पालिका, जिला बोर्ड वगैरह, मतलब तुम्हारे शहर के पार्षद और प्रधान वोट डालेंगे। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन वो खुद MLA नहीं होने चाहिए। 1/12 सदस्य टीचर्स द्वारा, यानी वो टीचर जो कम से कम 3 साल से सेकेंडरी स्कूल या ऊपर पढ़ा रहे हो। 1/12 सदस्य ग्रेजुएट्स द्वारा, यानी तुम जैसे लोग जिन्होंने 3 साल पहले डिग्री पूरी कर ली हो। बाकी बचे 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। सर ये तो सच में पूरी खिचड़ी है। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6। और एग्जामिनर इसी खिचड़ी में नमक मिर्च डालकर सवाल पूछता है। BPSC 64 प्री 2018 का एक क्लासिक सवाल देखो। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? अब गणित लगाओ राधिका। कुल सदस्य = 1, राज्यपाल मनोनीत करता है = 1/6, तो चुनाव कितनों का हुआ? 1 - 1/6 = 5/6। ओ माय गॉड सर, ये तो डायरेक्ट नहीं लिखा था, ये तो डिराइव करना पड़ा। मतलब 5/6 लोग चुनकर आते हैं और 1/6 मनोनीत होते हैं। बिंगो, यही वो अदृश्य ज्ञान है जो सिर्फ मान एजुकेशन पर मिलता है। किताब में टेबल बनी है, रट लो, लेकिन एग्जाम में दिमाग चलता है। और हाँ, राज्यपाल जिन 1/6 लोगों को चुनता है वो किन क्षेत्रों से होते हैं? इसका शॉर्टकट है क्लास, CLAS। सी, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारी आंदोलन। ये पॉइंट बहुत खास है क्योंकि ये राष्ट्रपति के नॉमिनेशन यानी राज्यसभा में नहीं है, सिर्फ गवर्नर के पास है। L, लिटरेचर यानी साहित्य। A, आर्ट्स यानी कला। S, साइंस एंड सोशल सर्विस। UP ROARO 2016 में पूछा गया था कि निम्न में से किस क्षेत्र से राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, और ऑप्शन में खेल डाल दिया था। क्या खेल लिस्ट में है? नहीं सर, क्लास में तो खेल नहीं है। एग्जैक्टली, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन इस कोटे से विधान परिषद नहीं, जब तक कि उसे कला या समाज सेवा ना माना जाए। पर संविधान में स्पष्ट खेल शब्द नहीं है। अब चलते हैं आर्टिकल 172 पर। ये बात करता है अवधि यानी ड्यूरेशन की। राधिका, क्या विधानसभा अमर है? नहीं सर, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं। सही। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, अपनी पहली बैठक की तारीख से। लेकिन क्या इसे 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है? हाँ सर, अगर बहुमत खो दें तो। और क्या इसे 5 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है? सर ये नहीं पता, क्या इलेक्शन टल सकते हैं? बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के दौरान संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, और आपातकाल खत्म होने के बाद ये बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। अब एक सवाल, आपातकाल उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? A, 6 महीने, B, 1 साल एक बार में, C, 2 साल, D, अनिश्चितकाल। सर ऑप्शन बी 1 साल एक बार में। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सही। अब विधान परिषद पर आओ, क्या ये भंग होती है? नहीं सर, जैसे राज्यसभा स्थायी है वैसे ये भी होगी। शाबाश। आर्टिकल 172(2) साफ कहता है विधान परिषद एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके सदस्य रिटायर होते हैं। हर 2 साल में 1/3 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो एक सदस्य का कार्यकाल कितना हुआ? 6 साल। परफेक्ट। यहां कंफ्यूजन मत रखना। सदन का कार्यकाल बराबर अनंत यानी परमानेंट, सदस्य का कार्यकाल बराबर 6 साल। एग्जामिनर सवाल पूछेगा विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, और पहला ऑप्शन देगा 6 साल। बच्चे लपक कर टिक कर देते हैं और वहीं नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। उफ, ये तो ट्रैप है सर। पॉलिटी एक माइंड फील्ड है राधिका, और मैं तुम्हें वो माइंड डिटेक्टर दे रहा हूं जिससे तुम सुरक्षित निकलोगी। नेक्स्ट देखो, क्वालिफिकेशन क्वेस्ट, आर्टिकल 173। अब मान लो राधिका, तुम्हें इलेक्शन लड़ना है, तो क्या तुम कल जाकर पर्चा भर सकती हो? इसके लिए हमें देखना होगा आर्टिकल 173। योग्यताएं बहुत सिंपल हैं,
भारत का नागरिक हो, जाहिर है संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ है। असली खेल उम्र का है। राधिका, तुम्हारी उम्र 22 साल है। क्या तुम विधायक बन सकती हो? सर, वोट देने की उम्र तो 18 है, तो शायद बन सकती हूँ। नहीं, तुम अभी बच्ची हो संविधान की नजर में। विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष। तुम्हें अभी 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा राधिका, माननीय विधायिका बनने के लिए। अरे यार, मतलब अभी सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक और सवाल, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। सर, सी 25 वर्ष। पंचायत चुनाव में 21 होती है, वोटिंग में 18 और विधानसभा में 25। क्या बात है, तुम तो पूरा चार्ट दिमाग में बना रही हो। यही क्लैरिटी चाहिए मुझे। पंचायत 21 इज लेस देन विधानसभा लोकसभा 25 इज लेस देन विधान परिषद राज्यसभा 30 इज लेस देन राष्ट्रपति राज्यपाल 35। ये एज लैडर यानी उम्र की सीढ़ी याद रखना। नेक्स्ट, सेशंस एंड डिसमिसल, आर्टिकल 174। अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है आर्टिकल 174। ये राज्यपाल को पावर देता है आहूत यानी समन, सदन की बैठक बुलाना, सत्रावसान यानी प्रोरॉग सत्र को खत्म करना, विघटन यानी डिसॉल्व विधानसभा को भंग करना। सिर्फ विधानसभा परिषद नहीं। लेकिन राधिका, नियम क्या है? 2 सत्रों के बीच कितना गैप हो सकता है? सर, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, यानी साल में कम से कम 2 बार मिलना जरूरी है। हालांकि परंपरा 3 बार की है, बजट, मॉनसून और शीतकालीन। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल यूपीपीसीएस मेंस 2014 में आया था, जब ऑब्जेक्टिव था राज्य विधानसभा के सत्रावसान बा आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ए राज्यपाल, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री, डी विधि मंत्री। सर, मीटिंग खत्म तो स्पीकर करता होगा ना, जैसे क्लास टीचर क्लास खत्म करता है। नहीं, यहीं तो फंस गईं। स्थगन यानी अडजर्नमेंट ये स्पीकर करता है, मतलब आज की बैठक समाप्त, कल मिलेंगे। सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन ये राज्यपाल करता है, मतलब ये पूरा सेशन, जैसे मॉनसून सत्र खत्म हो गया, अब कुछ महीनों बाद मिलेंगे। टीचर यानी स्पीकर घंटी बजाकर पीरियड खत्म करता है, लेकिन प्रिंसिपल यानी गवर्नर नोटिस निकालकर गर्मी की छुट्टियां घोषित करता है। अंतर समझी? वाह सर, पीरियड और गर्मी की छुट्टी, ये एग्जाम्पल तो दिमाग में छप गया। एडजर्नमेंट इज इक्वल टू पीरियड बेल, प्रोरोगेशन इज इक्वल टू वेकेशन नोटिस। दोस्तों, अगर आपको ये स्कूल वाला एग्जाम्पल पसंद आया तो अभी वीडियो को लाइक करो। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से बचाएंगी। राधिका और मेरी सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल 174 तक आ गए हैं। राज्यपाल सदन बुलाता है, भंग करता है, ये सब तकनीकी बातें हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि विधानसभा भंग होने पर एक विधायक के दिल पर क्या गुजरती है? या जब एक स्टूडेंट का पेपर लीक होता है या वैकेंसी रद्द होती है तो उस पर क्या गुजरती है? हम यहाँ संविधान पढ़ रहे हैं, लेकिन ये संविधान बना है लोगों के लिए। तुम्हारी तैयारी भी एक सत्र की तरह है। कभी कभी मन करेगा कि सब कुछ भंग कर दूं, हार मान लूं, लेकिन याद रखना आर्टिकल 172, विधान परिषद की तरह तुम्हें स्थायी बनना है। मुश्किलें आएंगी, रिटायर होंगी, लेकिन तुम्हारा संकल्प यानी डिटर्मिनेशन कभी भंग नहीं होना चाहिए। सर, आप सही कह रहे हैं। कल पड़ोस वाली आंटी कह रही थी कि लड़की है, कब तक पढ़ाओगी। बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें कुछ कहना भी नहीं है। तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी, उन आंटी के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्हें लगता है तुम नहीं कर सकती। तुम्हें ये एग्जाम फोड़ना है, और उसके लिए तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बनना, बस कंसिस्टेंट रहना है। और उस कंसिस्टेंसी के लिए आपको सही टूल्स चाहिए, जैसे टेस्ट क्यू ऐप। राधिका, अभी तुमने पॉलिटी के ट्रिकी सवाल देखे। सोचो अगर तुम्हें ऐसे ही 360 डिग्री एनालिसिस वाले सवाल रोज प्रैक्टिस करने को मिले। सर, वो तो खजाना होगा। वही खजाना है टेस्ट क्यू ऐप। हमने अभी इंडियन पॉलिटी मास्टरी टेस्ट सीरीज अपडेट की है। इसमें सिर्फ सवाल नहीं है, हर सवाल के नीचे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जो अपने आप में एक नोट्स है। अगर तुमने एक सवाल गलत किया तो ऐप तुम्हें बताएगा कि क्यों गलत हुआ और अगली बार कैसे सही करना है। सर, ये तो पर्सनल ट्यूटर जैसा है। बिल्कुल, और ये सब कुछ नाम मात्र के शुल्क में है। एक पिज्जा की कीमत से भी कम में तुम अपने करियर को सिक्योर कर रहे हो। और हाँ, जो स्टूडेंट्स आज ऐप डाउनलोड करेंगे उन्हें करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी यानी पिछले 1 साल के सभी संवैधानिक बदलावों की ई बुक फ्री मिलेगी। राधिका, क्लास के बाद पहला काम क्या होगा?
टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करना। दैट्स माई गर्ल। आगे देखो, एड्रेस एंड मैसेजेस, आर्टिकल 175, 176। चलो अब राज्यपाल महोदय को सदन में बुलाते हैं। आर्टिकल 175 और 176 राज्यपाल के अभिभाषण यानी एड्रेस के बारे में है। आर्टिकल 175 राज्यपाल कभी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल कभी भी क्लास में आ सकते हैं। आर्टिकल 176 ये है विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल एड्रेस। ये अनिवार्य है, मैंडेटरी। ये सवाल आरपीएससी आरएएस 2018 में फंसाया था। राज्यपाल विशेष अभिभाषण कब देते हैं? ए, हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में। बी, नई विधानसभा के गठन के बाद पहले सत्र में। सी, दोनों मौकों पर। सर, प्रधानमंत्री भी तो बजट सत्र में आते हैं और नई सरकार बनने पर आते हैं, तो राज्यपाल भी 3 दोनों मौकों पर आते होंगे। 100% सही। आर्टिकल 176 कहता है जनरल इलेक्शन के बाद पहले सत्र में, प्रत्येक वर्ष यानी एवरी ईयर के पहले सत्र जो आमतौर पर बजट सत्र होता है के प्रारंभ में। राज्यपाल इसमें मंत्रिपरिषद की नीतियों का बखान करते हैं। मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार वो करेगी। सर, मतलब वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो सरकार देती है? कड़वा है पर सच है। ये भाषण मंत्रिपरिषद तैयार करती है, राज्यपाल बस उसे पढ़ते हैं। ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 177। अब इस भाग का आखिरी आर्टिकल, आर्टिकल 177, ये मंत्रियों, मिनिस्टर्स और महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल के अधिकारों की बात करता है। मान लो कोई मंत्री विधान परिषद यानी अपर हाउस का सदस्य है, क्या वो विधानसभा यानी लोअर हाउस में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है? सर, शायद नहीं, वो तो दूसरे सदन का है। यही तो तुम गलत हो। आर्टिकल 177 मंत्रियों को एक सुपर पावर देता है। एक मंत्री दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट कहां डालेगा? जहां का वो मेंबर है। बिल्कुल सही। ही कैन स्पीक इन बोथ बट वोट ओनली इन द हाउस वेयर ही इज अ मेंबर। अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद से हैं, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ पहले थे या बिहार में नीतीश कुमार, तो वो विधानसभा में भाषण देंगे, बहस करेंगे, लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो चुपचाप खड़े रहेंगे। वो वहां वोट नहीं दे सकते। और यही पावर महाधिवक्ता के पास भी है। वो राज्य का सबसे बड़ा वकील है। वो सदन का मेंबर नहीं होता, फिर भी वो अंदर आ सकता है, बैठ सकता है, चाय पी सकता है, ज्ञान दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। सवाल देखो, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल के बारे में क्या सत्य नहीं है? ए, उसे सदन में बोलने का अधिकार है। बी, उसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। सी, उसे सदन में मतदान करने का अधिकार है। डी, उसे विशेषाधिकार प्राप्त है। अब तो ये बच्चा सवाल है सर, सी गलत है, वो वोट नहीं दे सकता। ये बच्चा सवाल इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट की जड़ पकड़ ली है, वरना यही सवाल एग्जाम हॉल में पसीने छुड़ा देता है। नेक्स्ट, द टाइगर ऑफ द हाउस, आर्टिकल 178। इस कुर्सी को देखो, ये सिर्फ लकड़ी की कुर्सी नहीं है, ये लोकतंत्र का सिंहासन है। विधानसभा में 500 लोग हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति यानी अध्यक्ष, स्पीकर, पूरे सदन का बॉस होता है। आर्टिकल 178 संविधान कहता है हर विधानसभा अपने 2 सदस्यों को चुनेगी, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर। सर, इनका चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग? नहीं, यही तो पहला ट्रैप है। स्पीकर का चुनाव विधानसभा के सदस्य यानी एमएलएज आपस में ही करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, ये सवाल आरपीएससी आरएएस में आया था। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख, डेट ऑफ इलेक्शन, कौन तय करता है? ए, प्रोटेम स्पीकर। बी, मुख्यमंत्री। सी, राज्यपाल। डी, चुनाव आयोग। सर, राज्यपाल होना चाहिए क्योंकि वो ही सत्र बुलाते हैं। बिल्कुल सही, सी, राज्यपाल। राज्यपाल तारीख तय करते हैं, लेकिन चुनाव सदस्य करते हैं। अब एक बहुत ही बारीक बात, जब नई विधानसभा बनती है तो सबसे पहले एक प्रोटेम स्पीकर यानी काम चलाओ अध्यक्ष बनता है। वो सिर्फ शपथ दिलवाता है और नए स्पीकर का चुनाव करवाता है। जैसे ही नया स्पीकर आर्टिकल 178 वाला चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म। अब नेक्स्ट आर्टिकल, द रेजिग्नेशन पजल, आर्टिकल 179। अब चलते हैं आर्टिकल 179 पर। ये 3 बातों के बारे में है। पद का रिक्त होना, वेकेशन, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, पद से हटाना, रिमूवल। राधिका,
अगर स्पीकर को इस्तीफा देना हो तो वो अपना लेटर किसे देगा? ए. राज्यपाल को, बी. मुख्यमंत्री को, सी. राष्ट्रपति को, डी. उपाध्यक्ष को। ये सवाल MPPSC प्री 2019 और SSC CGL 2021 दोनों में आया है। सर, सामान्य लॉजिक तो कहता है कि राज्यपाल को देना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल ने ही तारीख तय की थी। और यहीं सामान्य लॉजिक फेल हो जाता है। पॉलिटी में एक नियम याद रखना, हाउस मैटर्स रिमेन इन द हाउस, यानी सदन की बात सदन में। स्पीकर अपना इस्तीफा डेप्यूटी स्पीकर को देता है और डेप्यूटी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को देता है। ये आपस में ही खेल लेते हैं। राज्यपाल का यहाँ कोई काम नहीं। अरे वाह, ये तो तू मेरा भाई मैं तेरा भाई वाली बात हो गई। बिल्कुल, लेकिन हटाने यानी रिमूवल की प्रक्रिया भाईचारे वाली नहीं है। अगर स्पीकर को हटाना है, कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। प्रस्ताव तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब समझती हो? टोटल सीट्स माइनस वेकेंट सीट्स, यानी जो मर गए या इस्तीफा दे चुके। ये साधारण बहुमत नहीं, उससे थोड़ा टफ है। अब आगे देखो, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकल 181 मोस्ट क्रिटिकल। अब अपनी सांसें थाम लो, हम आर्टिकल 181 में घुस रहे हैं। ये संविधान का सबसे पेचीदा हिस्सा है। कल्पना करो, स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन में चल रहा है। लोग स्पीकर को गालियां दे रहे हैं। क्या उस समय स्पीकर अपनी कुर्सी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सीट पर बैठ सकता है? सर, अगर उसे ही हटा रहे हैं तो वो जज कैसे बन सकता है? नहीं बैठना चाहिए। शाबाश। आर्टिकल 181(1) कहता है, जब स्पीकर को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन यानी प्रिजाइड नहीं करेगा, वो आम मेंबर की तरह नीचे बैठेगा। लेकिन क्या वो वोट दे सकता है? सर, जब वो नीचे बैठा है तो विधायक तो है ही, तो वोट दे सकता होगा। ब्रिलियंट। यही वो पॉइंट है जहां UPSC प्री 2018 ने सवाल पूछा था। जब स्पीकर को हटाने की बात हो, वो प्रथमतः इन द फर्स्ट इंस्टेंस वोट दे सकता है। लेकिन अगर वोट बराबर हो जाएं तो वो निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। सर, नॉर्मल दिनों में क्या होता है? नॉर्मल डेज में, यानी जब उसे हटाने की बात नहीं हो रही, वो पहली बार में वोट नहीं देता। स्पीकर इज न्यूट्रल, सिर्फ तब वोट देता है जब टाई हो जाए। इसे कास्टिंग वोट कहते हैं, आर्टिकल 189। तो अंतर समझो, रिमूवल के समय फर्स्ट वोट यस, कास्टिंग वोट नो। नॉर्मल टाइम फर्स्ट वोट नो, कास्टिंग वोट यस। ये उल्टा है, इसे रट लो। ये कॉन्सेप्ट रातों की नींद उड़ा देता है। सर, ये फर्स्ट वोट और कास्टिंग वोट के चक्कर सुन के तो मेरा दिमाग घूम गया। काश मैं इसे अपनी आंखों से देख पाती कि कौन कहाँ बैठा है। दिमाग घूमने की जरूरत नहीं है राधिका, विजुअलाइजेशन ही तो मान एजुकेशन की ताकत है। तुम्हें पता है, टेस्ट क्यू ऐप पर जो हमारा सिनेमैटिक ज्योग्राफी कोर्स है, उसमें हमने ऐसे ही कंफ्यूजन को एनिमेशन से दूर किया है। जैसे यहाँ स्पीकर की कुर्सी है, वैसे ही भूगोल में अक्षांश देशांतर यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कंफ्यूजन होता है। हमारे कोर्स में तुम पृथ्वी को घूमते हुए देखोगी, हवाओं को चलते हुए देखोगी। टेस्ट क्यू ऐप पर यह कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक मूवी है। सर, मैंने डाउनलोड कर लिया है। उसके 350+ फ्री टेस्ट्स देखकर मैं हैरान रह गई। इतने सारे फ्री टेस्ट्स। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। और सुनिए दोस्तों, अगर आप अभी टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको इंडियन पॉलिटी फ्लो चार्ट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो क्लास के बाद सीधा ऐप पर जाना और अपनी तैयारी को 4K क्वालिटी में अपग्रेड करना। नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफिसर्स, आर्टिकल्स 182 to 185। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जैसे विधानसभा में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर आर्टिकल 178 to 181 होते हैं, बिल्कुल वैसे ही विधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट में सभापति और उपसभापति होते हैं। ये कहानी आर्टिकल 182 से 185 तक चलती है। सब कुछ सेम है, बस एक फर्क है राधिका, और ये यूपी RO-ARO का फेवरेट सवाल है। विधानसभा का स्पीकर तो विधायक होता है, क्या राज्यसभा का चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर होता है? नहीं सर, उपराष्ट्रपति तो मेंबर नहीं होते। सही, लेकिन राज्यों में, स्टेट्स में ऐसा नहीं है। विधान परिषद का चेयरमैन परिषद का सदस्य होना जरूरी है। काउंसिल चेयरमैन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। संविधान निर्माताओं ने यहां केंद्र की नकल नहीं की। प्रश्न देखो, विधान परिषद के सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? ए, राज्यपाल को, बी, मुख्यमंत्री को, सी, उपसभापति को, डी, राष्ट्रपति को। सर, वही भाईचारा वाला नियम, सी, उपसभापति।
एब्सोल्युटली, यू आर ऑन फायर टुडे। नेक्स्ट है मनी एंड स्टाफ, आर्टिकल्स 186-187। अब बात करते हैं विटामिन एम की, यानी पैसा। आर्टिकल 186, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस। इनका वेतन कौन तय करता है? ए संसद, बी राज्यपाल, सी राज्य विधानमंडल, डी राष्ट्रपति। सर, राज्य के लोग हैं तो राज्य विधानमंडल ही तय करता होगा। सही पकड़े हैं। सी स्टेट लेजिस्लेचर तय करता है, संसद का कोई लेना देना नहीं। और ये पैसा कहाँ से आता है? राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, जिस पर सदन में वोटिंग नहीं होती, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। मतलब इनकी सैलरी रोकी नहीं जा सकती। और आर्टिकल 187 कहता है कि विधानमंडल का अपना सचिवालय होगा। इनकी भर्ती, इनके नियम अलग होते हैं। ये सरकार के बाबू नहीं, ये सदन के बाबू हैं। इनकी स्वायत्तता जरूरी है। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ओथ एंड वोटिंग, आर्टिकल्स 188-189। जब विधायक चुन लिए गए तो सबसे पहला काम क्या होगा? आर्टिकल 188, शपथ। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, गवर्नर या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, जिसे हम प्रो टेम स्पीकर कहते हैं। बिना शपथ लिए अगर कोई सदन में बैठ गया और वोट दे दिया तो क्या होगा? जेल होगी? जेल नहीं, 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। संविधान में लिखा है। बस 500 रुपए? ये तो बहुत कम है। संविधान बना तब 500 बहुत थे। अब सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 189, गणपूर्ति, कोरम और मतदान। कोरम का मतलब है मिनिमम कितने बच्चे क्लास में हों कि टीचर पढ़ाना शुरू करे। संविधान के अनुसार सदन चलाने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, 1/10, या 10 सदस्य, इनमें से जो भी ज्यादा हो, उपस्थित होने चाहिए। प्रश्न देखो, यदि किसी राज्य विधानसभा में 60 सदस्य हैं, जैसे मिजोरम, तो कोरम कितना होगा? ए 6 सदस्य, 1/10, बी 10 सदस्य, सी 15 सदस्य, डी 30 सदस्य। नहीं सर, आपने कहा जो भी ज्यादा हो। 6 और 10 में से 10 ज्यादा है, तो आंसर बी 10 होगा। सल्यूट। यही वो बारीकियां हैं जहां टॉपर बनता है। अगर वहां 200 सीटें होती जैसे राजस्थान, तो कोरम 20 होता, क्योंकि 20 10 से ज्यादा है। लेकिन छोटे राज्यों में कम से कम 10 लोग तो चाहिए ही चाहिए। अब तक हमने अधिकारियों को देख लिया, शपथ ले ली, कोरम पूरा कर लिया। लेकिन एक डरावना सच अभी बाकी है। क्या होगा अगर कोई विधायक अपनी पार्टी से गद्दारी कर दे? क्या होगा अगर वो चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले? सर, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ? हाँ, आर्टिकल 190, 191 और 10वीं अनुसूची। आगे हम देखेंगे विधायकों की अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस। क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है? क्या विधायक पागल हो जाए तो सीट जाएगी? और सबसे बड़ा ड्रामा, दल बदल, डिफेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं एंटी डिफेक्शन लॉ का पूरा पोस्टमार्टम करूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मान सर, वी वांट जस्टिस। चलो देखते हैं द डिसअपियरिंग एक्ट, आर्टिकल 190। मान लो एक विधायक चुनाव जीत गया, लेकिन वो सदन में आता ही नहीं, गायब है, तो कितने दिन तक उसकी कुर्सी उसका इंतजार करेगी? सर, सरकारी नौकरी में तो लंबी छुट्टी मिल जाती है, शायद 6 महीने। नहीं, यहां नियम सख्त हैं। आर्टिकल 194 कहता है कि अगर कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर देगा। प्रश्न देखो, राज्य विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। सर, ए 60 दिन। रुको, पिक्चर अभी बाकी है। क्या इन 60 दिनों में छुट्टियां गिनी जाएंगी? मान लो सदन 10 दिन के लिए स्थगित था, क्या वो 10 दिन काउंट होंगे? सर, छुट्टी तो काउंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर सदन 4 दिन से अधिक के लिए स्थगित या सत्रावसान रहता है, तो वे दिन 60 दिनों में नहीं गिने जाएंगे। ये पॉइंट नोट कर लो राधिका, एग्जामिनर स्टेटमेंट वाले सवालों में यही फंसाता है। और हाँ, आर्टिकल 190 ये भी कहता है कि एक व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर तुम विधानसभा और विधान परिषद दोनों में चुन ली गई तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर तुम विधायक, एमएलए और सांसद दोनों बन गई तो भी एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तुम शक्तिमान नहीं हो जो एक साथ 2 जगह रह सको। नेक्स्ट, द डिस्क्वालिफिकेशन ट्रैप, आर्टिकल 191। अब आते हैं आर्टिकल 191 पर। एक विधायक को अयोग्य यानी डिस्क्वालिफाइड कब घोषित किया जाएगा? इसके 5 मुख्य आधार हैं। लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो सरकार से सैलरी ले रहा हो, मंत्री पद को छोड़कर। मानसिक रूप से विकृत, अनसाउंड माइंड, कोर्ट ने पागल घोषित कर दिया हो। दिवालिया, इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गया हो। नागरिकता, सिटीजनशिप,
अगर उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली हो, दल बदल डिफेक्शन 10वीं अनुसूची के तहत। सर ये लाभ का पद क्या होता है? क्या विधायक को सैलरी नहीं मिलती? विधायक की सैलरी लाभ नहीं है, वो वेतन है। लाभ का पद का मतलब है सरकार के अधीन कोई ऐसी नौकरी जहां से उसे फायदा मिल रहा हो और वो सरकार के दबाव में आ सकता हो, जैसे कोई सरकारी कंपनी का डायरेक्टर बन जाए। संविधान चाहता है कि विधायक स्वतंत्र रहें। लेकिन राधिका, असली खेल पॉइंट नंबर 5 में है, दल बदल डिफेक्शन। आया राम गया राम। अगर कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़ दे या विप के खिलाफ वोट दे तो आर्टिकल 191(2) के तहत उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अब आगे, हु इज द जज, आर्टिकल 192, द मास्टर स्ट्रोक। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा जाल यानी ट्रैप है। राधिका, अगर कोई विधायक पागल हो गया है या लाभ के पद पर है, आर्टिकल 191, तो उसे अयोग्य कौन घोषित करेगा? सर स्पीकर, क्योंकि वो सदन का बॉस है। यही गलती 90% बच्चे करते हैं। आर्टिकल 192 कहता है कि अगर मामला लाभ का पद है, नागरिकता का है या पागलपन का है, 10वीं अनुसूची को छोड़कर, तो फैसला राज्यपाल गवर्नर करेगा। लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करेगा, उसे चुनाव आयोग की राय लेनी होगी और वो राय बाध्यकारी बाइंडिंग होती है। प्रश्न देखो, विधानसभा सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी विधानसभा अध्यक्ष। सर अब मैं समझ गई, अगर नॉर्मल अयोग्यता है तो बी राज्यपाल। शाबाश। लेकिन अगर मामला दल बदल का है, डिफेक्शन का, तब फैसला कौन करेगा? तब फैसला अध्यक्ष करेगा, स्पीकर। हालांकि ये आर्टिकल 192 में नहीं, 10वीं अनुसूची में लिखा है, पर लिंक करना जरूरी है। तो मंत्र याद रखो, पागल या दिवालिया या लाभ का पद राज्यपाल प्लस चुनाव आयोग, दल बदल पार्टी बदलना स्पीकर। सर ये डिस्टिंक्शन तो आज पहली बार क्लियर हुआ, वरना मैं तो हर जगह स्पीकर ही लगा देती थी। राधिका, ये पॉलिटी की भूल भुलैया है। यहाँ एक गलत कदम और नेगेटिव मार्किंग का सांप काट लेगा। इसलिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, अप्लाई करना जरूरी है। सर अप्लाई कैसे करें? टेस्टक्यू ऐप पर हमने एक स्पेशल फीचर जोड़ा है, डेली टेस्ट। वहां हम सीधे सवाल नहीं पूछते, हम तुम्हें एक सिचुएशन देते हैं। मान लो विधायक एक्स ने पार्टी छोड़ी, अब बताओ उसका फैसला कौन करेगा। जब तुम ऐसे रियल लाइफ सिनारियो सॉल्व करोगी तो आर्टिकल 191 और 192 कभी नहीं भूलोगी। सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बोरिंग आर्टिकल्स को गेम बना दिया। बिल्कुल, और जो लोग अभी डाउनलोड करेंगे उन्हें टॉप 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की चार्ट बुक फ्री मिलेगी। तो क्लास के बाद टेस्टक्यू ऐप जरूर चेक करना, यह आपकी तैयारी का बीमा है। अब विधायकों को थोड़ा खुश कर देते हैं। आर्टिकल 194, राज्य विधानमंडल के सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार, पावर्स एंड प्रिविलेजेस। क्या तुम सड़क पर खड़े होकर किसी को गाली दे सकती हो? नहीं सर, पुलिस पकड़ लेगी, मानहानि का केस हो जाएगा। सही, लेकिन एक विधायक सदन के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ भी बोल सकता है, एनीथिंग। उसे किसी भी कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता। इसे कहते हैं वाक स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 19(1)(a) आम आदमी के लिए है प्रतिबंधों के साथ, लेकिन आर्टिकल 194 विधायकों के लिए है बिना किसी डर के। सर मतलब वो अंदर मारपीट भी कर सकते हैं? मारपीट की इजाजत नहीं है, पर जुबान की आजादी है। इसके अलावा गिरफ्तारी से छूट, सत्र सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक उन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, क्रिमिनल केस में छूट नहीं है। मर्डर किया तो पुलिस ले जाएगी। गवाह बनने से छूट, सत्र के दौरान उन्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रश्न है, सदन के सदस्यों को सत्र के दौरान किस मामले में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त है? ए दीवानी मामले, सिविल केसेस, बी फौजदारी मामले, क्रिमिनल केसेस, सी दोनों, डी कोई नहीं। सर सिर्फ ए दीवानी मामले, क्रिमिनल में कोई माफी नहीं। बिल्कुल सटीक। कानून सबके लिए बराबर है, बस काम करने के लिए थोड़ी सहूलियत दी गई है। नेक्स्ट, सैलरीज आर्टिकल 195 एंड पेनल्टी आर्टिकल 193। जाने से पहले दो छोटे आर्टिकल्स। आर्टिकल 193, अगर कोई बिना शपथ लिए बैठ जाए या अयोग्य होने पर भी बैठ जाए तो 500 रुपये रोज का जुर्माना, ये हम पहले देख चुके हैं। आर्टिकल 195, विधायकों का वेतन, सैलरीज, ये कौन तय करता है? राज्य विधानमंडल कानून बनाकर। संसद का इसमें कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों, अब तक हमने विधायकों की सीट खाली करवाई और उन्हें जेल जाने से बचाया, लेकिन आगे, ओहो, आगे तो इस पूरी सीरीज का बाहुबली 2 होने वाला है।
आगे हम देखेंगे कानून कैसे बनता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। धन विधेयक क्या है, आर्टिकल 199। क्या विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है? राज्यपाल की वीटो पावर, आर्टिकल 200। कब वो बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं? यकीन मानो राधिका, आर्टिकल 200 और 201 में वो पेज हैं जहां एग्जामिनर हर साल सवाल पूछता है। सर मुझे वो 14 डेज वाला रूल समझना है मनी बिल का। सब कुछ देखेंगे धमाकेदार रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको अब तक की क्लास में मजा आया और वो राज्यपाल वर्सेस स्पीकर वाला डाउट क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखो क्लियर है सर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। मैं हूं मान सर और आप देख रहे हैं मान एजुकेशन। अब देखो द बर्थ ऑफ अ लॉ, आर्टिकल 196। राधिका, एक कोरा कागज कानून कैसे बनता है? ये सफर शुरू होता है आर्टिकल 196 से। साधारण विधेयक के लिए नियम बहुत सिंपल है। ये किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, विधानसभा या विधान परिषद। इसे दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए जहां 2 सदन है। लेकिन यहां एक पेंच है, लैप्सिंग ऑफ बिल्स, विधेयकों का व्यपगत होना। राधिका, अगर विधानसभा भंग हो जाए तो पेंडिंग बिलों का क्या होगा? सर शायद वो मर जाते होंगे, लैप्स हो जाते होंगे। हर बार नहीं। यहां आरपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों ने छात्रों को रुलाया है। ध्यान से सुनो। केस 1, बिल विधानसभा में पेंडिंग है, चाहे वहां शुरू हुआ हो या परिषद से आया हो, लैप्स, खत्म। केस 2, बिल परिषद में शुरू हुआ और अभी विधानसभा नहीं पहुंचा, डज नॉट लैप्स, बचा रहेगा। केस 3, दोनों ने पास कर दिया, राज्यपाल के पास साइन के लिए पड़ा है, डज नॉट लैप्स। क्वेश्चन, विधानसभा के विघटन पर कौन सा विधेयक व्यपगत लैप्स नहीं होता? विधानसभा में लंबित विधेयक, विधानसभा द्वारा पारित और परिषद में लंबित विधेयक, परिषद में लंबित विधेयक जिसे विधानसभा ने पारित नहीं किया है, उपर्युक्त कोई नहीं। सर ऑप्शन सी, अगर परिषद में है और विधानसभा तक पहुंचा ही नहीं तो विधानसभा के मरने से उसे क्या फर्क पड़ेगा, वो सुरक्षित है। बिल्कुल सही। तुम अब एक वकील की तरह सोच रही हो, लॉजिक क्लियर है। अब हम आते हैं आर्टिकल 197 पर। राधिका, केंद्र में, पार्लियामेंट में अगर लोकसभा और राज्यसभा में झगड़ा हो जाए तो क्या होता है? सर संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट सिटिंग, आर्टिकल 108। और यही राज्य अलग है। राज्यों में नो जॉइंट सिटिंग, कोई संयुक्त बैठक नहीं होती। अगर विधानसभा ने बिल पास किया और परिषद ने मना कर दिया तो विधानसभा बाहुबली बन जाती है। प्रोसेस को विजुअलाइज करो। विधानसभा ने बिल पास करके परिषद को भेजा। परिषद के पास 3 महीने हैं, पास करो, रिजेक्ट करो या दबा के बैठ जाओ। अगर 3 महीने में कुछ नहीं हुआ या रिजेक्ट कर दिया तो विधानसभा दोबारा बिल पास करेगी। अब परिषद के पास सिर्फ 1 महीना है। टोटल डिले 3 months + 1 month = 4 months। उसके बाद बिल अपने आप पास माना जाएगा। परिषद कुछ नहीं उखाड़ सकती। प्रश्न है, राज्य विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकती है? ए 3 माह, बी 14 माह, सी 6 माह, डी 14 दिन। सर 3 + 1 4 months, ऑप्शन बी। एक्सीलेंट। और ध्यान रखना, अगर संसद का सवाल होता तो जवाब 6 महीने होता, लेकिन राज्य में विधान परिषद सिर्फ एक डिलेइंग चेंबर है, देरी करने वाला सदन है। उसके पास वीटो पावर नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 199 की, धन विधेयक, मनी बिल। टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, उधार लेना, संचित निधि से पैसा निकालना, ये सब मनी बिल है। इसे कौन प्रमाणित करता है कि ये मनी बिल है? अध्यक्ष यानी स्पीकर। बिल्कुल, स्पीकर का फैसला अंतिम होता है। अब आर्टिकल 198 प्रक्रिया देखो। ये सिर्फ विधानसभा में शुरू होगा। राज्यपाल की पूर्व अनुमति, प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। परिषद के पास भेजा जाएगा, लेकिन परिषद के पास सिर्फ 14 दिन है। सिर्फ 14 दिन? हाँ, 14 दिन में पास करो या सिफारिश दो। विधानसभा उन सिफारिशों को माने या कूड़ेदान में डाल दे, उसकी मर्जी। अगर 14 दिन में परिषद ने नहीं लौटाया तो वो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। क्वेश्चन देखो अब, राज्य विधान परिषद धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? ए 1 माह, बी 14 दिन, सी 3 माह, डी 6 माह। सर बी 14 दिन। साधारण बिल में 4 महीने, मनी बिल में 14 दिन। ये डेटा दिमाग में टैटू करवा लो राधिका। एग्जामिनर तुम्हें 4 महीने और 14 दिन में कंफ्यूज करेगा। सर ये ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल की टाइमिंग याद रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 3 महीने, 1 महीने, 14 दिन, सब मिक्स हो जाता है। मिक्स इसलिए होता है क्योंकि तुम रट रही हो। इसको समझो। बिल दोनों सदनों से पास हो गया। अब वो पहुंचता है राज्यपाल, गवर्नर की टेबल पर, आर्टिकल 200। राज्यपाल के पास 4 विकल्प है, ऑप्शंस हैं। स्वीकृति देना, एसेंट देना, स्वीकृति रोकना, बिल खत्म हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए लौटाना, धन विधेयक को छोड़कर, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। ये सबसे खतरनाक बटन है।
राधिका, मान लो राज्यपाल ने बिल वापस लौटा दिया, विधानसभा ने उसे बिना किसी बदलाव के फिर से पास करके भेज दिया। अब राज्यपाल क्या करेगा? सर शायद फिर से लौटा दे। नहीं, अगर बिल दोबारा पास होकर आया तो राज्यपाल को साइन करना ही पड़ेगा। मस्ट गिव एसेंट। उसके पास अब कोई पावर नहीं बची। ये आर्टिकल 200 का परंतुक यानी प्रोविजो है। लेकिन अगर उसने चौथा बटन दबा दिया, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित, तो गेम बदल जाएगा। क्वेश्चन देखो, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? A 199, B 200, C 201, D 202। सर आरक्षण तो आर्टिकल 200 के तहत होता है। सही, लेकिन राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे ये आर्टिकल 201 में है। यहीं बच्चे गलती करते हैं। राज्यपाल ने भेजा आर्टिकल 200, राष्ट्रपति ने रिसीव किया और एक्शन लिया आर्टिकल 201। अब बिल राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है, हाँ कह दे, ना कह दे या पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अब ध्यान से सुनना राधिका, अगर राष्ट्रपति ने बिल लौटाया और राज्य विधानसभा ने उसे दोबारा पास करके राष्ट्रपति को भेजा, तो क्या राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है जैसे राज्यपाल बाध्य था? सर राज्यपाल बाध्य था, राष्ट्रपति भी होने चाहिए। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वो दोबारा भी मना कर सकते हैं और तिबारा भी। राज्य विधानमंडल संसद नहीं है। राष्ट्रपति राज्य के बिल को अपनी जेब में पॉकेट वीटो हमेशा के लिए रख सकते हैं। यही बताता है कि भारत में एकात्मक झुकाव है, यूनिटरी बायस है, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। ओ, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। गवर्नर बाउंड, प्रेसिडेंट नॉट बाउंड। यही एक लाइन है जो तुम्हें प्रीलिम्स पास कराएगी। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे विधानसभा परिषद को दबा देती है और कैसे राष्ट्रपति सबको दबा देते हैं। हमने 196 से 201 तक का सफर तय किया। लेकिन किसी भी घर को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। आगे खुलेगा बजट का ब्रीफ केस। आर्टिकल 202, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। जब सरकार के पास 2 महीने का खर्चा नहीं होता तो वो एडवांस कैसे लेती है? गिलोटीन, ये कोई सजा नहीं, बजट पास करने का तरीका है। सर बजट तो इकोनॉमी का टॉपिक है ना? बजट पॉलिटी और इकोनॉमी का संगम है और मैं उसे ऐसे समझाऊंगा कि तुम्हें एक एक पाई का हिसाब समझ आएगा। अगर इस क्लास से तुम्हें 14 डेज वर्सेस 4 मंथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, गवर्नर इज बाउंड, प्रेसिडेंट इज किंग। नेक्स्ट, द मिथ ऑफ द बजट, आर्टिकल 202। राधिका, क्या तुम्हें संविधान में कहीं बजट शब्द मिला? सर न्यूज में तो रोज सुनते हैं, तो संविधान में भी होगा ही। और यहीं तुम फंस गईं। ये यूपीएससी का फेवरेट सवाल है। संविधान में बजट शब्द का जिक्र कहीं नहीं है। आर्टिकल 202 में इसे कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राज्यपाल यानी गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सदन के पटल पर आय और व्यय का विवरण रखवाए। लेकिन राधिका, खर्चे 2 तरह के होते हैं। इसे ध्यान से समझना। यहाँ RAS UPPCS सवाल पूछता है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, भारित व्यय, ये खर्चा जो देना ही पड़ेगा। इस पर सदन में बहस हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं, मतलब इसे रोका नहीं जा सकता। मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि से किया जाने वाला व्यय, इस पर वोटिंग होती है। सर भारत व्यय में क्या क्या आता है? यही तो ट्रैप है। राज्यपाल की सैलरी और भत्ते, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति उपसभापति की सैलरी, हाई कोर्ट के जजों की सैलरी, सैलरी ऑफ HC जजेस। अब एक सवाल जो बच्चों को हिला दिया था। क्वेश्चन देखो, राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय में क्या शामिल नहीं है? A, राज्यपाल की परिलब्धियां, B, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, C, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, D, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन। सर अभी आपने B वेतन बोला तो वो तो है, A और D भी है, तो बचा C पेंशन। लेकिन पेंशन क्यों नहीं? राधिका, ये गोल्डन रूल याद रखना। हाई कोर्ट जजेस की सैलरी राज्य देता है, आर्टिकल 202। हाई कोर्ट जजेस की पेंशन भारत सरकार केंद्र देती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जज काम राज्य में करता है तो सैलरी राज्य देगा। रिटायर होने के बाद वो पूरे देश का हो जाता है तो पेंशन केंद्र देगा। ये फर्क याद रखना, एग्जामिनर यहीं फंसाता है। अब देखो, द ATM पिन, आर्टिकल्स 203 एंड 204। बजट पेश हो गया,
लेकिन सरकार पैसा निकालेगी कैसे? सरकार का खजाना संचित निधि एक लॉकर है, उसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। आर्टिकल 203 अनुदान की मांगे यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। सरकार सदन से कहती है हमें शिक्षा के लिए 100 करोड़ चाहिए, स्वास्थ्य के लिए 50 करोड़ चाहिए। इस पर सिर्फ विधानसभा में वोटिंग होती है। विधान परिषद सिर्फ चर्चा कर सकती है, वोट नहीं दे सकती। बिल्कुल लोकसभा राज्यसभा जैसा। लेकिन राधिका, वोटिंग हो गई, पैसा पास हो गया, क्या अब मंत्री जी पैसे ले जा सकते हैं? हाँ सर, पास तो हो गया। नहीं, अभी भी लॉकर नहीं खुलेगा। आर्टिकल 204 कहता है जब तक विनियोग विधेयक पास होकर कानून नहीं बन जाता तब तक संचित निधि से 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। ये विधेयक ही वो एटीएम कार्ड है जिससे कैश निकलता है। क्वेश्चन देखो, सरकार द्वारा संचित निधि से राशि निकालने के लिए किस विधेयक को पारित करना अनिवार्य है? ए. वित्त विधेयक, बी. विनियोग विधेयक, सी. साधारण विधेयक, डी. इनमें से कोई नहीं। सर, बी. विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल। बिल्कुल सही। बिना इसके सरकार कंगाल है, चाहे बजट पास भी हो गया हो। अब देखो द इमरजेंसी कैश, आर्टिकल्स 205 एंड 206। मान लो बजट में 100 करोड़ पास हुए थे पुल बनाने के लिए, लेकिन महंगाई बढ़ गई और अब 120 करोड़ चाहिए। 20 करोड़ कम पड़ रहे हैं, क्या काम रुक जाएगा? नहीं सर, काम तो चलना चाहिए। इसके लिए है आर्टिकल 205 अनुपूरक अनुदान यानी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। सरकार सदन के पास वापस आती है और कहती है थोड़ा और दे दो। लेकिन आर्टिकल 206 और भी मजेदार है। इसे कहते हैं लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट। राधिका, बजट पास होने में 2-3 महीने लगते हैं, फरवरी से अप्रैल या मई तक। लेकिन 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाता है। कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी कैसे मिलेगी? बजट तो मई में पास होगा। उधार लेंगे? नहीं, सरकार सदन से कहती है बजट पास होने तक हमें कुल बजट का 1/6 हिस्सा एडवांस दे दो ताकि 2 महीने खर्चा चल सके। इसी एडवांस पेमेंट को वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वोट ऑन अकाउंट सिर्फ खर्चा पास कराना। इंटरिम बजट खर्चा और कमाई दोनों का विवरण। राज्य अक्सर लेखानुदान का ही इस्तेमाल करते हैं जब चुनाव होने वाले हों या बजट लेट हो। नेक्स्ट, फाइनेंशियल बिल्स, आर्टिकल 207। अब एक बहुत बारीक अंतर, हमने पार्ट 5 में देखा था मनी बिल, आर्टिकल 199। अब है फाइनेंशियल बिल, आर्टिकल 207। हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल होता है, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होता। एवरी डॉग इज एन एनिमल बट नॉट एवरी एनिमल इज अ डॉग। आर्टिकल 207(1) वाले वित्त विधेयक, इन्हें पेश करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है। ये सिर्फ विधानसभा में पेश होंगे। यहां तक ये मनी बिल जैसा है, लेकिन पास होने के बाद विधान परिषद इसे अस्वीकार कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। ये बहुत गहरा पॉइंट है राधिका। मनी बिल परिषद शक्तिहीन, फाइनेंशियल बिल परिषद शक्तिशाली। अब देखो द लक्ष्मण रेखा, आर्टिकल्स 211 एंड 212। अब हम इस चैप्टर के अंत की ओर हैं। लोकतंत्र के 2 स्तंभ, विधायिका यानी लेजिस्लेचर और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, क्या ये एक दूसरे से लड़ सकते हैं? आर्टिकल 211 विधायिका पर रोक। विधानसभा के अंदर किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के आचरण यानी कॉन्डक्ट पर चर्चा नहीं की जा सकती। विधायक गालियां दे सकते हैं, सरकार को कोस सकते हैं, लेकिन जज के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते जब तक कि उन्हें हटाने का प्रस्ताव न चल रहा हो, जो राज्यों में होता ही नहीं। वो संसद का काम है। सर, अगर कोई विधायक बोल दे तो स्पीकर उसे रोक देगा। ये संविधान का मौन व्रत है। और इसके बदले में कोर्ट क्या करता है? आर्टिकल 212 न्यायालयों पर रोक। कोर्ट विधानसभा की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। अगर स्पीकर ने किसी को बोलने नहीं दिया या माइक बंद कर दिया तो विधायक कोर्ट में जाकर नहीं रो सकता कि जज साहब मेरा माइक बंद कर दिया। कोर्ट कहेगा ये तुम्हारे घर का मामला है, इंटरनल मैटर, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करना निषिद्ध किया गया है? ए.
210, B 211, C 212, D इनमें से कोई नहीं। सर सी 212, 211 में विधायक चुप रहते हैं, 212 में जज चुप रहते हैं। क्या शानदार समरी बनाई है। 211 में विधायक चुप, 212 में जज चुप। इसे ही कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। राधिका और मेरे सभी साथियों, हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने आर्टिकल 168 में विधानमंडल का घर बनाया, आर्टिकल 169 में परिषद को बनाया और मिटाया, आर्टिकल 170, 171 में सदस्यों को चुना, आर्टिकल 178 में स्पीकर को कुर्सी पर बिठाया, आर्टिकल 194 में उन्हें विशेषाधिकार का कवच दिया, और आज आर्टिकल 212 में हमने न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक सम्मानजनक रेखा खींच दी। ये सिर्फ आर्टिकल्स नहीं है, ये वो नियम है जिनसे 140 करोड़ लोगों का जीवन चलता है। एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के नाते तुम्हें इन नियमों का रक्षक बनना है। राधिका, क्या तुम्हें अब पॉलिटी बोझ लग रही है? नहीं सर, पहले ये रटना पड़ता था, अब ये कहानी लगती है। ऐसा लग रहा है कि मैं खुद विधानसभा के अंदर बैठी हूँ। यही जीत है। जब किताब के शब्द दिमाग में चित्र बन जाएं, तो समझ लो सिलेक्शन पक्का है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम आर्टिकल 213 यानी राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति और हाई कोर्ट्स 214 के साथ एक नई कहानी शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपने सपनों को अपनी आंखों में जिंदा रखो। याद रखना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके पॉलिटी के डर को खत्म किया है तो कमेंट बॉक्स में एक वादा करके जाना, आई विल नॉट गिव अप, यानी मैं हार नहीं मानूंगा। और टेस्ट क्यू ऐप पर भूगोल का सिनेमैटिक कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये कारवां चलता रहे। मैं हूं मान सर, और हाँ, ज्योग्राफी वाला सिनेमैटिक कोर्स ज्वाइन कर लेना टेस्ट क्यू ऐप से। अभी ऑफर चल रहा है, कूपन कोड लगा देना मानसर51। जय हिंद, जय भारत।